संसद में आज राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। सरकारी सूत्रों से खबर आ रही है कि अगर विपक्षी सांसद अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे तो 12 सांसदों का निलंबन वापस हो सकता है। विपक्ष ने सांसदों के निलंबन का कड़ा विरोध किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई। बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हो रही है। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कई पक्ष ये चाहता है कि सरकार से बातचीत कर निलंबन को खत्म करवाया जाए। ऐसा नहीं होता तो संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया जाए। अभी जाएंगे, सभी दल के नेता आ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी मांगेंगे तो वो निलंबन वापस ये देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी अपना फैसला बदला। आज जो बैठक हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी शामिल हो रहे हैं। संजय सिंह ने क्या कहा, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आपने सवाल खड़े किए हैं, सदन में चर्चा नहीं हुई, इसे लेकर एक ट्वीट भी आपने किया। क्या इस ट्वीट के जरिए आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, सदन चर्चा के लिए बना है और जब ये काला कानून आया उस वक्त आपने जबरन कम संख्या होने के बावजूद लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं का गला घोट के इसको पास कर लिया। कल जब बिल वापसी आप कर रहे थे तो इसमें किसानों के एमएसपी का सवाल, विद्युत संशोधन बिल ना लाने का सवाल, 750 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने का, ये सारी बातें वहां पर रखी जाती, लेकिन आपने कोई चर्चा नहीं कराई। और जो किसानों के मन में आशंका है उस आशंका को आपने जीवित रखा। प्रधानमंत्री जी आते और स्वयं कहते कि दोबारा अब ये काला कानून नहीं आएगा, क्योंकि उनके ही नेता साक्षी महाराज हों, कृषि मंत्री कमल पटेल मध्य प्रदेश के हों, या फिर कलराज मिश्रा जी जो राज्यपाल हैं राजस्थान के वो हों, ये लोग बराबर कह रहे हैं कि ये बिल वापस आएगा। तो अभी क्या मांगे आपकी, या प्रधानमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को अभी भी इस विषय में दोनों सदनों में आकर अपना वक्तव्य देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल किसी भी स्वरूप में दोबारा नहीं आएगा। और सांसद अब सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। 11 अगस्त की घटना को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुंह किया। तब भी हम उनको कहा, आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। स्पष्ट रूप से हमने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा में, खड़गे साहब ने बोला हम बोलेंगे, लेकिन हमने बोला आप बोलने से काम नहीं चलेगा क्योंकि दूसरी पार्टी का भी है। ये तो एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है और एटोक्रेटिक ये गवर्नमेंट मेंबर्स को डरा के उनको एक फियर उनमें क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये किया है और अपोजिशन पार्टी को डराना और धमकाना ये उनकी आदत बन गई है।
Black day in the history of Parliament, that persons have been suspended for something that happened in the last session. I think the intent is clear. They want to make this institution dysfunctional because they know that if they suspend in this fashion without a notice, without any hearing, without any explanation, they know that the opposition will react. जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, मैंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की अराजकता और इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था। लेकिन चूंकि उसी दिन सदन स्थगित हो गया, तो कार्रवाई करना संभव नहीं था, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। एक संदेश जाना चाहिए उन सांसदों को जो नियम कानून मर्यादा का पालन नहीं करते हैं और जिन्होंने संसदीय परंपराओं को कलंकित करने का काम किया है। तो 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर 12 सांसदों को निलंबित किया गया। ये तस्वीरें हम हंगामे की दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जरा देखिए, जिन सांसदों पर निलंबन की तलवार गिरी वो है अनिल देसाई शिवसेना, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस, सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस के, राजमणि पटेल कांग्रेस के, छाया वर्मा कांग्रेस की। तो ये वो सांसद जिन पर गाज गिरी है निलंबन की। रिपुन बोरा भी नाम इसमें शामिल है कांग्रेस के, फूलो देवी नेताम कांग्रेस की, डोला सेन टीएमसी पार्टी की, शांता क्षेत्री टीएमसी पार्टी की, बिनोय बिस्वाम सीपीआई के नेता, ई करीम सीपीआई के नेता। तो ये वो सांसद हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं जिन पर निलंबन की गाज गिरी है। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है, ये साबित हो गया है सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ये सस्पेंशन का आदत पड़ गए। वी आर बीइंग यूज्ड टू बी सस्पेंडेड बाय द ट्रेजरी बेंच एंड द अनरूली अनडेमोक्रेटिक तानाशाही मोदी गवर्नमेंट। पिछले साल 7 सितंबर 2020 पे हम सस्पेंडेड हुए किसान बिल के खिलाफ बात उठाने पर। पिछले सेशन पे, मानसून सेशन पे हमारा शांतनु सेन जी सस्पेंड हुए पहले, उसके बाद दो बार हम सस्पेंड हुए। इसके अलावा और कुछ सांसद थे जिन्होंने टेबल में चढ़े, फाइल फेंकी, पेपर फाड़े, माइक तोड़े, उनका कहीं नाम नहीं है। तो एक तरह से तो मैं ये कहूंगी कि पूरे देश के जो मालिक हैं मोदी जी, और मालिक जो चाहे वही होगा, जो कहते हैं, जो कह रहे हैं वही सब पूरे देश की जनता को स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है। ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर जनता की आवाज सुननी चाहिए, विपक्ष की आवाज को दबानी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी का सिपाही हूँ, मैं टीएमसी पार्टी का सिपाही होकर के जनता का काम कर रही हूँ। जनता का फेवर के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें सस्पेंड किया, तो आई एम वेरी हैप्पी। जनता समझा बुझेगा, ये तो अच्छा ही हुआ, अच्छा किया। तो अभी डेमोक्रेटिकली करना चाहिए, बुलाना चाहिए मीटिंग में, सब बोलना चाहिए विदाउट इन्फॉर्मिंग ऑल द पार्टी। हटात करके हाउस में बोल दिया, तो ये कैसा है? ये तो डिक्टेटरशिप है ना। You see, this is totally undemocratic. This is a murder of the democracy. This is a murder of the constitution. You see, we have not been given the opportunity to be heard, and this is a one-sided decision. It is a biased decision, vindictive decision. Opposition parties have not been consulted here. We have not given the opportunity to be heard. And you see, in the last session we have protested. We have protested for the cause of the farmers, for the cause of the poor people. हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए 12 सांसदों का निलंबन, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? माफी मांगने पर इनका निलंबन वापस हो जाएगा, और ऐसे में स्ट्रैटेजी विपक्ष की क्या दिख रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से ये तो साफ है कि अगर ये 12 के 12 सांसद जो है सभापति से माफी मांगते हैं तो उनका निलंबन जो है वो वापस हो सकता है। और प्रियता, इस तरीके की चीजें पहले भी हुई हैं। आप लोकसभा के अंदर देखिए कि 12 से ज्यादा सांसदों को वहां पे भी सस्पेंड किया गया था, उसके बावजूद जब उन्होंने माफी मांग ली थी तो उनका सस्पेंशन जो है रिवोक कर दिया गया था, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू थे। इससे पहले कई बार ऐसी घटनाएं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर हुई हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है, सरकार का ये कहना है कि 11 अगस्त की ये जो घटना है जिसके अंदर रूल बुक को फाड़ा गया था और पेपर फेंके गए थे, मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की की गई थी, उन्हीं सांसदों को किया गया है। क्योंकि 10 तारीख को भी इसी तरीके की घटना हुई थी, लेकिन 10 अगस्त को जो घटना हुई थी
तब वहां पे सस्पेंशन नहीं किया गया था। अगर करना था तो सरकार 11 तारीख को करती। इसीलिए 11 तारीख की घटना को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट्री बुलेटिन के जरिए ये प्रोसीडिंग को शुरू किया था और ये सरकार की तरफ से समय समय पर मैसेज दिया गया था विपक्ष के तमाम नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि देखिए आप कहिए कि माफी मांग ले और आगे से इस तरीके की घटना सदन के अंदर नहीं होगी तो इनके खिलाफ सरकार जो है कार्रवाई नहीं करवाएगी चेयर से, इसको लेकर कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। लेकिन जब विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि पिछली चीजों को भूल जाइए और आगे आने वाले दिनों के अंदर सदन सुचारू रूप से चलेगा, इसको लेकर बात होनी चाहिए, तब सरकार की तरफ से जो है ये एक्शन लिया गया और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कल एक लेटर लिखा था राज्यसभा के जो चेयरमैन है वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये जिस तरीके से पिछले मानसून सत्र के दौरान ये घटनाएं लगातार हुई थी, इससे जो है सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। सांसदों को काम नहीं करने दिया जा रहा था, मंत्रियों को जो है बिल पेश करने से रोका जा रहा था। सबसे पहले बड़ी खबर आपको पहुंचा दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से विदेश से आने वाले यात्रियों की पहचान कर रही हैं, जांच कर रही हैं। अब से थोड़ी देर में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अगुवाई समीक्षा बैठक शुरू हो रही है। दिल्ली सरकार ने भी सुबह 11 बजे ओमिक्रॉन को लेकर मीटिंग बुलाई। केजरीवाल ने एक बार फिर सरकार से मांग की कि विदेश से आने वाली जो उड़ानें हैं उन्हें रोक दिया जाए। दिल्ली सरकार ने सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई जिसमें आगे तय होगा कि किस तरीके से इस वेरिएंट के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी होने वाली है। विदेशी उड़ानों पर तुरंत रोक लगे, ये मांग अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर देश भर में आपको बता दें अलर्ट है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ट्वीट किया कि कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं। हम देरी क्यों कर रहे हैं? पहले वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी की थी और अधिकतर विदेशी उड़ानें जो हैं वो दिल्ली में आती हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है इससे। पीएम साहिब कृपया उड़ानें तुरंत बंद करें। सभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। जो उड़ानें रद्द करने की मांग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, काफी दिनों से ये मांग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। क्या उड़ानें रद्द होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से? देखिए, अगर भारत में कोरोना वायरस आया तो विदेशों से ही आया, ये हिंदुस्तान का वायरस तो था नहीं। अगर उस टाइम में फ्लाइट्स बंद करके और जो फ्लाइट्स आ भी रही थी अगर उनको प्रॉपर क्वारंटाइन करके किया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती कि हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। आज अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, और आपको याद होगा पिछली बार भी सबसे पहले लॉकडाउन लगाने का फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। दिल्ली सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर है। यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं जिसके जरिए जो यात्री आते हैं अगर उनको वायरस है तो वो फैलाते हैं उसको खुलेआम। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कई दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के हित में और देश के हित में ये फैसला तुरंत लेना चाहिए। कोरोना तो जैसे एक अदृश्य खतरा है जो दिखता ही नहीं, लेकिन जिंदगी से दुश्मनी पूरी ताकत से निभाता है। हर वक्त हर देश वायरस के रंग बदल रहे हैं और अब ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। आखिर इस नए वेरिएंट पर कौन सी वैक्सीन से चोट की जाए? ब्रिटेन तो बूस्टर डोज के बूते इस वायरस पर आक्रमण की तैयारी में है। टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर दुनिया को दहशत में डालने वाले उसी कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की है जिसने सारी दुनिया का सुख चैन छीन लिया है। लेकिन जब सारी दुनिया चिंता के समंदर में डूबती जा रही है,
तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रिसमस के जश्न को लेकर आश्वस्त हैं। वजह है बूस्टर डोज। I think the UK continues to be in a much stronger position. We continue to be in a strong position, largely thanks to the speed of the vaccine rollout and now the booster rollout. And तो क्या डेल्टा से भी खतरनाक, सबसे ज्यादा म्यूटेशन करने वाला डरावना ओमिक्रॉन बूस्टर डोज से हार सकता है? If you're boosted, your response is likely to be stronger. So it's more vital than ever that people get their jabs and we get those boosters into arms as fast as possible. बूस्टर डोज की शरण में जाने वाला ब्रिटेन अकेला नहीं है। अमेरिका बहुत पहले ही बूस्टर डोज के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। ये 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से बहुत पहले ही बूस्टर डोज ले ली। Hello everybody, how you doing? Like I did in my first and second COVID-19 vaccination shot, I'm about to get my booster shot and do it publicly. अमेरिका हो या फिर बाकी पश्चिमी देश, सभी की कोशिश बूस्टर डोज के सहारे कोरोना के खिलाफ खुद को मजबूत करने की है। अमेरिका और बाकी देश ये सब कुछ डॉक्टर एंथोनी फॉसी जैसे महामारी विशेषज्ञों की सलाह पर ले रहे हैं। डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने ओमिक्रॉन पर जो बाइडेन के साथ बैठक करने के बाद इस बात पर जोर दिया कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज लग जाए तो ये कोरोना के खिलाफ सबसे पुख्ता सुरक्षा होगी। A lot of whether or not we're headed into a bleak or bleaker winter is really going to depend upon what we do. And I think what you're seeing is just the manifestation of what we've been talking about, why it is so important for people to get vaccinated and for those who are fully vaccinated to get boosted. तो सवाल सीधा है, अगर वैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे पुख्ता बचाव है, तो भारत में बूस्टर डोज कब लगेगी? भारत सरकार की इसे लेकर क्या तैयारी है, जो फिलहाल लोगों को कोरोना के नए खतरे से सतर्क कर रही है? नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन राज्य सरकारें सतर्क रहने की हिदायत के साथ साथ बूस्टर डोज देने की मांग कर रही हैं। Coming from South Africa, some more than 1,000 people has came. All are tested. After 10 days, one more test will be done. Who are coming from the already came to Bangalore or somewhere, we will test once again. Booster dose must be needed. Some suggestion came from the medical authorities, experts. That's why we are requesting the central government. अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से पहले इजराइल बूस्टर डोज देने वाला पहला देश था। उसने पहले 60 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज दी और फिर इसे 12 साल से ज्यादा वालों के लिए शुरू किया। कनाडा 18 साल से ज्यादा के सभी वयस्कों को बूस्टर डोज लगवा रहा है। वहीं फ्रांस में ये उम्र 65 साल है, स्पेन 70 साल से ऊपर, तो स्वीडन में 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। From today, we're going to boost the booster campaign. We're already planning to do 6 million jabs in England alone over the next 3 weeks, and now we're looking to go further. So the Health Secretary has asked the JCVI, the Joint Committee on Vaccination and Immunisation, to consider giving boosters to as wide a group as possible, as well as reducing the gap between your second dose and your booster. तो सवाल वही है, भारत के लोगों को बूस्टर डोज कब लगेगा? क्योंकि भारत में भी ओमिक्रॉन के खतरे की दस्तक का डर बढ़ता जा रहा है। वृंदावन में टूरिस्ट वीजा पर आई रूसी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यहीं पर फ्रांस और स्पेन के एक नागरिक में भी कोरोना की पुष्टि हुई, लेकिन अभी तक इनमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मुंबई के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोत्सवाना से लौटी एक विदेशी महिला के लापता होने पर स्वास्थ्य विभाग के हाथ पर कांप गए। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस महिला को ढूंढ निकाला गया। कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, जहां पर कुछ नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम चला करते हैं, उक्त महिला वहां प्रशिक्षण हेतु 18 तारीख को आई है। क्वारंटीन उसका 10 दिन का हो गया है। वो महिला पूर्णतः वैक्सीनेटेड है और एसिम्प्टोमेटिक है। ड्यूरिंग ट्रैवल भी उसका RT-PCR नेगेटिव था। एहतियातन आज हम उसका RT-PCR फिर करा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में इस खौफ को बूस्टर डोज से कम नहीं किया जाना चाहिए, जबकि राज्यों के पास केंद्र की तरफ से दी गई 24 करोड़ 61 लाख वैक्सीन बेकार पड़ी है। 29 नवंबर 2021 तक
केंद्र सरकार ने राज्यों को 137 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई की, जबकि राज्यों के पास 24 करोड़ 61,87,131 से ज्यादा वैक्सीन बैलेंस में पड़ी हुई है, क्योंकि लोग दूसरी डोज लगवाने आ ही नहीं रहे। सवाल यह है कि क्या इन 24 करोड़ वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए? वैक्सीन बेकार हो जाए, क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि इसे फ्रंटलाइन वर्करों, बुजुर्गों और बीमारों को लगा दी जाए? दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन वेरिएंट उन लोगों को भी शिकार बना रहा है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। तो क्या नए वेरिएंट के आगे वैक्सीन का कवच अभेद नहीं रहा? तो क्या बूस्टर डोज लगाने की घड़ी अब आ गई है? एक स्टडी के मुताबिक 6 महीने के अंदर ही वैक्सीन का असर कम होने का दावा किया गया है। भारत में इस साल 16 जनवरी से वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगर वैक्सीन का असर घटा तो नए वेरिएंट का खतरा बढ़ सकता है। यूके ने तकरीबन 22 के करीब लोगों को 100 में से दिए हैं बूस्टर्स अभी तक। यूरोपियन यूनियन में ये मात्रा काफी कम है, उन्होंने 8 से कम लोगों को ये बूस्टर दिए हैं और इसके चलते यूरोप में और भी जो वैक्सीनेशन अपटेक है वो भी कई देशों में कुछ कम है। तो विशेषज्ञ भी बूस्टर डोज को कोरोना के डर से बचने का सबसे आसान रास्ता मानते हैं, जिसमें आपका शरीर उसके खतरे के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा से लैस हो जाता है। But again, I can't stress enough. One, if you have not had the booster shot, get the booster shot. Cannot stress enough the importance of getting vaccinated for those who have not been vaccinated. I will say what I say every time because it remains true. They are safe. The vaccines are safe. They are free, and they will save your life. वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने का एक बड़ा कारण हाल ही में वैक्सीन के असर के कम होने को लेकर आई कई स्टडी है, जिसमें दावा किया गया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 6 महीने के भीतर ही वैक्सीन का असर 80% तक कम हो गया। शायद इसीलिए दुनिया भर के अमीर देश अपने लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज बूस्टर के तौर पर लगवा रहे हैं। जो भी बूस्टर्स के रिलेटेड जो डेटा उभर कर आ रहा है उसमें क्लियर है कि बूस्टर्स हम हेल्प कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट से जो वेव्स आ रही हैं उनको रोकने में, उनको कम करने में। यूके की जो एक रीसेंट स्टडी है उसमें क्लियरली ये पाया गया है कि वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज लगने के 5 महीने के बाद जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाती है। एस्ट्राजेनेका और फाइजर दोनों में ये प्रोटेक्शन एस्ट्राजेनेका में तकरीबन 43% के करीब हो जाती है और 62% रह जाती है फाइजर की डबल डोज के बाद 5 महीने के बाद। लेकिन अगर हम इन केसेस को जब हम बूस्टर दे देते हैं तो वो प्रोटेक्शन बूस्टर देने के 2 हफ्ते के बाद ही वो 93-94% तक दोनों में बढ़ जाती है और वो फिर से जो प्रोटेक्शन है वो इंक्रीज करती है। और इसका जो नतीजा है हमने देखा है यूके की वेव में देखा है कि जो लोग जिनको बूस्टर दिए जा रहे थे उनमें हॉस्पिटलाइजेशन, उनमें जो डेथ्स थी वो बहुत कम हो जाती हैं। तो बूस्टर डोज के जरिए दुनिया भर के देश कोरोना के खतरे को कम करने में लगे हैं। इसके लिए इन देशों ने अपने यहाँ दूसरी डोज और बूस्टर डोज के अंतराल को भी कम कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का एक खतरनाक वेरिएंट निकला है, वहाँ की सरकार भी अब वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की खुराक की पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में केवल 1/4 लोगों ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली है। इसके पीछे कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन पहुँचाने में समस्या, लोगों के बीच संकोच है। दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन को लेकर सिर्फ झिझक नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग इसका बाकायदा विरोध भी कर रहे हैं। ये ऐसे ही एक विरोध की तस्वीर है जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को इन लोगों की अज्ञानता से उपजे गुस्से का शिकार होना पड़ा। वैक्सीन का यही विरोध दक्षिण अफ्रीका को भारी पड़ रहा है और वहाँ कोरोना के कहर को बरपाने का मौका मिल गया है। भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। देश में 34,33,58,839 लोग ऐसे हैं जो अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने ही नहीं आए, जबकि राज्य सरकारों के पास 24 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन इनका इंतजार कर रही हैं। ये सब तब हो रहा है जब वैक्सीन की दोनों डोज कोरोना से मौत के खतरे को कम करने का सबसे पुख्ता हथियार है।
वहां पे अभी भी जो वेव्स हैं वो बढ़ रही हैं और अनवैक्सीनेटेड लोगों में डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा सीवियर है। वैक्सीनेटेड में डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाव है, लेकिन बूस्टर जब दे देते हैं तो वो बचाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जिन 34 करोड़ लोगों ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन नहीं ली है वो इस महामारी के जानलेवा वार से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी भर नहीं है। भारत में 123 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लग चुके हैं, जिसमें 78 करोड़ को पहली डोज और 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज शामिल है। इस तरह भारत की 83.71% आबादी ऐसी है जिसे या तो वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है या फिर वो दोनों टीके लगवा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भारत में 16.29% आबादी ऐसी है जिस तक वैक्सीन की एक डोज भी नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए सरकार की पहली कोशिश वैक्सीन के कवर को पूरा करने की है, यानी उसकी पहली प्राथमिकता पूरी आबादी को कोरोना का कवच पहनाने की है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। आप ही सोचिए, अगर देश के 16.29% लोगों को वैक्सीन न देकर कोई भी सरकार बूस्टर डोज की तरफ कैसे जा सकती है। हालांकि सरकार ने संकेत दिया है कि वो बूस्टर डोज पर जल्द ही नीति ला सकती है। कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के अतिरिक्त और बूस्टर डोज को लेकर 15 दिन के भीतर व्यापक नीति आ सकती है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, वैक्सीनेशन पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बूस्टर और अतिरिक्त डोज पर एक व्यापक नीति बना रहा है। इस नीति के तहत ही तय किया जाएगा कि किसे अतिरिक्त वैक्सीन की जरूरत है। WHO भी बूस्टर डोज को एक घोटाला बता चुका है, क्योंकि जब तक सारी दुनिया को वैक्सीन नहीं लगती, कोरोना का नया वेरिएंट आता ही रहेगा। इसीलिए उसे लगता है कि बूस्टर डोज के बजाय अमीर देशों को गरीब देशों में लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। भारत भी इसी रणनीति पर काम कर रहा है और उसकी कोशिश उन 15 करोड़ लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाने की है, जिनके ऊपर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।